Hello students, hope you are doing well. So in this video, we are going to start the chapter applications of integration. So first of all, we will understand what is integration and what are its application. So I have taken one curve, या like we can say I have taken one graph. ठीक है, ये इसको हम curve बोलेंगे. Y equals to fx is any curve. Now I want to find the area between area from A to B. ये मुझे फाइंड करना है. दिस इज माई क्वेश्चन. ठीक है, मुझे ए से बी तक का एरिया फाइंड करना है. और ना तो ये कोई रेक्टेंगल है, ना कोई ये ट्राइंगल है, कोई ऐसी फिगर नहीं है जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकें. ठीक है, क्योंकि ये कर्व है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में पढ़ना है एरिया अंडर दी कर्व. अंडर दी कर्व, ऊपर वाला एरिया नहीं लेना. इंटीग्रेशन का यूज होता है एरिया अंडर दी कर्व. अब अंडर द कर्व एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इस एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे. कौन सा वोकैबुलरी वर्ड में यूज कर रही हूँ, स्ट्रिप्स. हमने अपने एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया. तो जब हमने इनको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया तो आप देखोगे कि ये छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन जाएंगी. सो दीज आर द रेक्टेंगल्स. हो सकता है मेरी लाइन कुछ सीधी नहीं है, तो ये आपने सिंपली इनको डिवाइड कर लेना है. लेट मी ड्रॉ दिस. तो मैंने बेटा ये देख देख सकते हो कि मैंने अपने एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया. तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि छोटा छोटा सा ये एरिया बच जाता है. ठीक है, कुछ स्ट्रिप्स में बचेगा, कुछ में तो डायरेक्ट रेक्टेंगल्स बनेंगी, कुछ में ये छोटा छोटा एरिया बचेगा. तो इनको हम जस्ट अप्रोक्सीमेशन में ही काउंट कर लेते हैं. कुछ इससे इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें काफी हद तक एक्यूरेट डेटा मिल जाता है. ठीक है, तो अब ये जो है आपका वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स अगर आपको लेने हैं तो आप क्या लिखोगे, y1, y2, y3. अब जैसे यहाँ पे y4 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा, यहाँ पे y5 हो जाएगा. ठीक है, और इधर जो आपने ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स बनाई हैं, ये आपकी इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स हैं. तो जो क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो हम इस हर एक विड्थ को हम क्या लिखेंगे, dx. हर एक विड्थ को हम क्या लिखेंगे, dx. तो बेटा मैंने इसमें से ना एक रेक्टेंगल को बाहर निकाल लिया. मैंने एक रेक्टेंगल को, लेट मी चेंज द कलर. मैंने, क्योंकि हमारी रेक्टेंगल्स ऑरेंज कलर की हैं, तो मैंने एक रेक्टेंगल को ना बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो जब आपकी एक रेक्टेंगल बाहर आएगी तो आप देखोगे कि ध्यान से कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ किसको कवर कर रही है, वाई एक्सिस को, और जो विड्थ है उसको हमने क्या लिया है, dx. तो मतलब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो लेंथ हमने ले ली है y1, क्योंकि y1 या y4 है या y1 है, जो मर्जी आप ले लो. और जो विड्थ है हमारी क्या होगी, वो dx. ठीक है, y4 ही ले लो. तो ऐसे ही करते करते तो बहुत सारी रेक्टेंगल्स हैं. तो सारी रेक्टेंगल्स की जब हम एरियाज को ऐड करेंगे, मान लो मैंने y4 dx लिया है, फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल आ जाएगी y5 dx आ जाएगी, नेक्स्ट कितनी आएगी, y6 dx आ जाएगी, एंड सो ऑन. बहुत सारी रेक्टेंगल्स. और लास्ट वाली को हम लिख लेते हैं वाई एन. तो हर एक ये एरिया को प्लस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए हमें एक कॉमन सिंबल हम यूज कर लेते हैं, ये वाला, विच इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. और हम यहाँ पे लिख देते हैं y इंटू डी एक्स. क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अगर आप dx को कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, जो कि एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कर्व को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी लिमिट्स. और लिमिट्स अगर आप देखोगे तो आपकी जो लोअर लिमिट थी, ये किसका काम करेगी, लोअर लिमिट का. और ये b किसका काम करेगा, अपर लिमिट का. दिस इज अ अपर लिमिट. ठीक है, तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी a और अपर लिमिट आ जाएगी b. ठीक है, अब ये जो कर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी शेप्स की होती हैं. तो अगर हम सिंपल कर्व की बात करें तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. उसके बाद हमने पैराबोला पढ़ा था 11th में. फिर उसके बाद ये कर्व हमारी सर्कल की फॉर्म में हो सकती है. देन एलिप्स हो सकता है. ठीक है, देन कोई रूट वाला फंक्शन हो सकता है, कोई सिंपल पॉलिनोमियल हो सकती है जिसको हम पैराबोला भी बोल देते हैं. तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस आएंगे. मॉडुलस की कर्व हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडुलस के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में. ठीक है, तो हमने ये सारे ग्राफ्स करने हैं, उनको ड्रॉ करना है, उनकी लोअर लिमिट डिफाइन करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, अपर लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, और हमने सिंपली एरिया फाइंड आउट कर देना है. लेकिन आप ये चीज नोट करना कि मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिप ली है, वो मैंने कौन सी ली है, वर्टिकल स्ट्रिप. हमने कौन सी स्ट्रिप ली है, वर्टिकल. तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तो आपके पास जो एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर्व आता है वो क्या आता है, एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व.
एरिया अंडर द कर्व क्या आता है, y इंटू डी एक्स। अब इन केस अगर आपका मन नहीं कर रहा वर्टिकल स्ट्रिप लेने को, तो आप फिर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्योंकि आपका ग्राफ, आपकी कर्व इस टाइप की है, तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं ले सकते। अब आपकी कर्व में भी ऐसी हो, इस टाइप की कर्व हो, आपका ग्राफ ही ऐसा हो, तो फिर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व लेनी है। तो फिर आपकी जो लिमिट्स हो जाएंगी, वो मान लो ए से लेके बी तक मुझे फाइंड करना है, तो मुझे फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। तो अब आप अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो, तो आप किस में चेंज कर रहे हो, वाई में चेंज कर रहे हो, तो आपका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। तो आपका जो इंटेग्रल है वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पे वाई की लिमिट्स आ जाएंगी ए से लेके बी तक। अब वो डिपेंड किस पे करता है, ग्राफ पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कैसा है। अब जैसे सर्कल आ जाता है, सर्कल में तो आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हो और सर्कल में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो, दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, लाइक यही वाली कर्व में, ये कर्व मेरी ऐसी थी और मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी, तो मैं नहीं ले पाऊंगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली स्ट्रिप आपकी अनबाउंडेड चली जाएगी, बहुत ज्यादा एरिया वो कवर करेगी। तो वो हमें देखना पड़ता है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। वो किस पे डिपेंड करता है, ग्राफ पे, कर्व पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आपको कर्व दी क्या हुई है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो आप लिखोगे y इंटू डी एक्स, और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, x इंटू डी वाई। तो अब सबसे पहले हम मॉडुलस का क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो बेटा, मैंने अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जस्ट खुद ही बनाया अभी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मॉड x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये देखिए मैंने मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होते, इसके डेरिवेटिव्स नहीं डिफाइंड होते, तो इंटीग्रेशन कहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको दे दी मॉड एक्स, तो चलो मैंने कर्व ड्रॉ कर ली, एंड x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू टू, तो टू आपका यहाँ पे आएगा। वो कह रहा है जीरो से लेके टू तक, जीरो से लेके टू तक ये वाला बेटा एरिया बता दो। वो कह रहा है कि ये वाला एरिया बता दो, क्योंकि अब ये बाउंडेड बाय कर्व है, तो मुझे ये जो एरिया लेना है वो अंडर द कर्व लेना है। तो मुझे कौन सी स्ट्रिप लेनी है, मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ली है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम क्या लेते हैं, y इंटू डी एक्स। मुझे सिर्फ जीरो और टू के बीच का एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व इज y इंटू डी एक्स। क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रिप लेते हो ना, आपकी स्ट्रिप कर्व से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे। और अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो कर्व से स्टार्ट होके, जैसे मान लो मैंने यहां से स्टार्ट की और फिर वो खत्म कहाँ पे हो रही है, वाई एक्सिस पे, वो तो जीरो टू टू कवर ही नहीं कर रहा। अगर आपको यहाँ पे वाई की बात हो रही है फिर आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, अदरवाइज आप नहीं लोगे। तो वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सारी चीजें। तो अब मुझे ये बता दो कि आपकी लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, और अपर लिमिट कितनी है, टू। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, आपने y की वैल्यू पुट कर दी पुट, y इक्वल्स टू मॉड x। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपकी लोअर लिमिट है जीरो, अपर लिमिट है टू, जीरो और टू के बीच में क्या आपका मॉडुलस कोई काम करेगा, प्लीज लिसन। जीरो और टू के बीच में मॉड का कोई काम नहीं है, क्योंकि मॉड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये कर्व तो आपकी ऑलरेडी किसको कवर कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तभी तो आपको ये कर्व इधर वाली साइड मिल रही है। तो मॉड बेटा कोई काम नहीं करने वाला इसमें, तो मॉड इसमें कोई काम नहीं करेगा। तो आप मॉड को हटा दो, क्योंकि मॉड की इंटीग्रेशन ब्रेक करके होती है पॉइंट्स में कि कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे फंक्शन नेगेटिव होगा। तो मैंने ये हटा दिया, मॉडुलस का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि आप जीरो पुट करो, आप इसमें वन पुट करो, आप इसमें 1.25 पुट करो, 1.9 पुट करो, योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मॉड का कोई काम नहीं है, तो मॉड को हटा दो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा बन गया ना, इजी। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट जीरो से लेके टू, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दैट्स इट। अपर लिमिट आपकी कितनी है, टू, तो टू स्केयर अपॉन टू माइनस जीरो स्केयर अपॉन टू, तो आंसर इज फोर अपॉन टू, आंसर इज टू स्क्वायर यूनिट। तो आपने एक मॉडुलस कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया, लेकिन आपने लिमिट्स ली थी वहां पे जीरो से लेके टू तक। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि क्या अगर हमारी लिमिट्स हो जाए नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव हो जाएंगी तो क्या करेंगे हम,
अगर आपकी लिमिट्स हो जाएंगी लाइक -2 से लेके 0 तक, आपको ये क्वेश्चन आ गया कि -2 से लेके 0 तक का एरिया फाइंड करो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2 से लेके 0 मॉड एक्स डी एक्स। अब -2 से लेके 0 के बीच में जो मॉड है वो बेटा क्या काम करेगा बताओ। मॉड काम करेगा कोई ना कोई, क्योंकि अगर आप -2 पुट करोगे मॉड क्या काम करेगा, मॉड नेगेटिव देगा ताकि वो क्या बन जाए पॉजिटिव। आप -1 पुट करोगे मॉड नेगेटिव देगा। मॉड किसको नेगेटिव देगा, फंक्शन को, ताकि आप -1 को क्या बना सको पॉजिटिव। तो मतलब अगर मेरे को मॉड रिमूव करना है, ऐसे क्वेश्चन हमने +1 में भी किए थे, अगर मुझे मॉडुलस रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, -x लिखूंगी, क्योंकि जो मेरी x की लिमिट्स है वो तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव लिमिट्स पुट करोगे, आपको आंसर पॉजिटिव बनाना है, तो मॉडुलस आपको एक नेगेटिव देगा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट आ गई -2 to 0 x dx। आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ना, बाहर नेगेटिव पड़ा है, x² अपॉन 2, लिमिट इज -2 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा माइनस -4/2। तब भी तो आंसर 2 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से मॉडुलस के क्वेश्चन करनी है, तो एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रही हूँ इसमें। तो बेटा ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू x मॉड x, और आई गेस ये एनसीईआरटी में भी गिवन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। y इक्वल्स टू x मॉड x का ग्राफ वगैरह ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले देखो बेटा, इस फंक्शन के जो आपका फंक्शन है मॉड x उठाओ। मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 0। अब जैसे यहाँ पे x -1 होता है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाता, x इक्वल्स टू 1। अगर x+1 x+2 होता तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाता, x इक्वल्स टू -2। तो पहले तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया करो कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। अब मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा जो x है, अब मैं इसको रीडिफाइन करूंगी, फंक्शन को क्या करना है हमने, रीडिफाइन। रीडिफाइन द फंक्शन, हमें +1 में किया ना हमने, रीडिफाइन द फंक्शन, पेपर में क्वेश्चंस भी आते थे, हाफ ईयरली में डाला हुआ था। तो अब मुझे रीडिफाइन कैसे करना है, या तो मेरा x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा। 0 पे तो 0 ही बनना है इसने। अब अगर आप x को लेस देन 0 ले लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप x को लेस देन 0 ले लेते हो, ये वाला जो x है आपका नेगेटिव है, ये वाला x क्या है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव x लगा दिया, क्योंकि आप x को -1 पुट करोगे -2 पुट करोगे तो नेगेटिव x ही आएगा ना। और मॉडुलस में भी क्या आ गया, मॉडुलस को एज इट इज रहने दो, या इसमें मॉडुलस को भी नेगेटिव x लिख लो, क्योंकि मेरी x की वैल्यू ही नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मैंने x को -5 पुट किया, तो ये स्टेटमेंट है ना, तो यही बनेगी ना, -5 मॉडुलस ऑफ -5। तो अब अगर आप मॉड हटाते हो तो मॉड का काम क्या है, मॉड का काम है इसको पॉजिटिव करना। मॉड का काम क्या है, या -5 का मॉडुलस, ये देखो बेटा -5 का मॉडुलस क्या होगा 5, और ये -5 बाहर पड़ा है तो -25 आ रहा है ना, मतलब -5 का स्केयर आंसर आ रहा है। तो -x × x, तो ये आपका बन जाएगा -x²। मतलब अगर आपका x लेस देन 0 है, योर फंक्शन इज -x², इफ x इज लेस देन 0। और अगर आपका x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है तो उसने तो x ही रहना है, तो यहाँ पे मॉड x हो जाएगा, तो मॉड x पे मॉड काम नहीं करेगा, तो x × x क्या आ जाएगा, x²। तो मैंने ये फंक्शन रीडिफाइन किया है, इसको ध्यान से समझो कैसे रीडिफाइन किया है, कि अगर तो x आपका लेस देन 0 है, मेरा फंक्शन आ गया -x², और अगर x ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन इज x²। तो मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, लिख लिया, तोड़ लिया। ठीक है, तो बेटा बेटा देखो, मैंने जियोजेब्रा पे x मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, वो इस तरह से बनेगा, आप खुद भी बना सकते हो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे। तो देखो बेटा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, मैंने आपको जियोजेब्रा पे भी दिखा दिया है x मॉड x का ग्राफ, और यहाँ पे मैंने बना लिया, और मेरी जो लिमिट्स थी वो क्या थी, -2 से लेके 2 तक, मतलब -2 तक ये वाला एरिया कवर होगा, 2 से लेके ये वाला एरिया कवर होगा। तो इसको हम क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे, एरिया 1 और एरिया 2। ठीक है,
तो अब सुनो, ये जो एरिया है वो कवर होगा दो रीजन्स में, एरिया वन प्लस एरिया टू। अब एरिया टू में तो बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, मेरी लिमिट्स क्या है, जीरो से लेके टू। मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, लोअर लिमिट मेरी जीरो है, जीरो से टू। और आपका फंक्शन क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, योर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब आप एरिया वन सॉल्व करोगे तो आपकी लोअर लिमिट आएगी -2 और अपर लिमिट आएगी जीरो, और आपका फंक्शन क्या होगा, -x²। ठीक है। ठीक है, तो हमने दो एरियाज ले लिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।